मदनपुर गांव पर तो आसमान ने जैसे बर्फ से भरा कटोरा ही उलट दिया था। दिसंबर की हल्की फुल्की ठंड अब जनवरी की सीधी सीधी मार बन चुकी थी। ठंड अपने पूरे जोश में थी। ऐसा मौसम जब कुदरत भी इंसान की छोटी छोटी खुशियों पर रोक लगा देती। अरे भाई बहुत ठंड पड़ गई है यार। अरे राम, 10 कदम आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। लगता है आज सूरज भी ठंड के मारे निकलने से डर गया है। सूरज तो है ही नहीं यार। बस उसका सा धोखा सा दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे दिन ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया हो। हाय, ये ठंड तो सच में जान निकाल लेगी बेटा। सच कह रहे हो। लगता है कुदरत भी हम गरीबों को ठिठुरते देख के आजमाइश ले रही है। काम भी नहीं है, दांत बज रहे हैं यार, अनाज भी कम पड़ गया है। अरे बाप रे, भगवान ही जाने ये जाड़ा कैसे कटेगा। ये जनवरी है, जनवरी। दांत कटकटा रहे हैं यार। इस मौसम में तो आग भी हाथ सेकने से मना कर देती है। गरीब का तो भगवान ही रखवाला है। उसी जमा देने वाले माहौल में गांव के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती में एक सीधा साधा सा आदमी लेकिन इरादों में फौलाद लिए अपनी किस्मत से रोज भिड़ रहा था। ये था करतार। करतार की छोटी सी झोपड़ी मिट्टी और गारे से बनी हुई थी। इस कड़ाके की ठंड में ऐसे टिमटिमाती थी जैसे अंधेरे में जलता हुआ एक छोटा सा दिया। झोपड़ी भले ही छोटी थी लेकिन उसके अंदर जिंदगी की हलचल थी और एक अजीब सा सुकून भी। यहीं रहती थी उसकी पत्नी सीता और उनके 2 छोटे बच्चे, 5 साल का मोहन और 3 साल की नन्ही राधा। आज की ठंड तो जैसे सीधा हड्डियों में उतर रही है। आग के पास खड़े होकर भी सुकून नहीं मिल रहा। काम सच कह रहे हो करतार। सांस लो तो सीना जम जाए, हाथ निकालो तो उंगलियां सुन। होता तो शायद ठंड का ध्यान ही न जाता। खाली बैठे रहो तो ठंड और ज्यादा काटती है। हाय, काम कहाँ से आए। खेत सूने पड़े हैं और सूरज आधा दिन छुपा रहता है। जहाँ सर्दी का ये मौसम पूरे गांव के लिए किसी सजा से कम नहीं था, वहीं करतार की उम्मीद लेकर आता था। करतार का काम था अंडों का कारोबार। उसकी असली पूंजी उसके घर के पीछे बना मुर्गियों का बड़ा सा बाड़ा था, अपनी छोटी सी सल्तनत कहा करता था। सर्दियों में मुर्गियां ज्यादा अंडे देती थीं और वही अंडे उसके परिवार की रोटी बनते थे। अरे भैया, आज तो घर के अंदर भी ठंड पीछा नहीं छोड़ रही। चूल्हा जलाया पर आग में भी जान नहीं। हाँ बहन, इस साल का जाड़ा कुछ ज्यादा ही रूखा लग रहा है। सुनो जी, दिन निकलता नहीं और चिंता पहले ही जग जाती है। बस मन यही करता है कि ये जाड़ा जल्दी बीत जाए। उस वक्त करतार अपनी झोपड़ी के अंदर अलाव के पास बैठा हुआ बाजार जाने की तैयारी कर रहा था। आग के पास बैठा था लेकिन मन पहले ही रास्ते पर निकल चुका था। सुनो जी, आज ठंड कुछ ज्यादा ही तीखी लग रही है। लगता है रात में पाला अच्छे से पड़ गया है। हवा अंदर तक चुभ रही है। कान ढक लेना और गले में कपड़ा भी ठीक से डाल लेना। ये ठंड मजाक नहीं है। हाँ सीता, ठंड तो हद से ज्यादा है। आज हाथ पैर सुन पड़ गए हैं, पर बच्चों के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। मैं जानती हूँ, पर दिल घबरा जाता है तुम्हें इस हालत में जाते देख। अगर हम जैसे गरीब लोग इस ठंड से डर गए ना, तो फिर रोजी कैसे चलेगी। जिंदगी डर से थोड़ी चलती है। तुम भी तो पूरी रात इस ठंड में जूझते रहे हो। नींद भी ठीक से नहीं आई होगी। हाँ, पर अपनी मेहनत पे भरोसा ऐसे था। आज नहीं तो कल मेहनत रंग जरूर लाएगी। बस खुद का ध्यान रखना। ठंड से ज्यादा मुझे तुम्हारी फिक्र लगती है। उसने टोकरी उठाई। लकड़ी के बुरादे में रखे अंडे ऐसे चमक रहे थे जैसे सफेद सफेद मोती हों। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंड की एक तेज लहर सीधे उसके चेहरे से टकरा गई। धुंध इतनी घनी थी कि हाथ को हाथ सूझे ना, लेकिन करतार के कदम जरा भी नहीं डगमगाए। इरादे साफ थे तो रास्ता अपने आप बनता जा रहा था।
उफ, ये हवा तो आज आर पार हो रही है। कदम उठाना भी भारी लग रहा है। हाय राम, हाथ तो जैसे लकड़ी बन गए हैं। फिर भी चलना पड़ेगा करतार। घर में बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। सीता की आंखों में वही चिंता होगी। खाली हाथ लौटना अच्छा नहीं लगता। अगर आज ठंड से डर गया ना, तो कल भूख से कैसे लड़ूंगा। गरीब आदमी के पास हिम्मत के सिवा बचता ही क्या है। अंडे बिक जाए बस, आज का दिन कट जाए, कल का भगवान जाने। चल करतार, कदम मत रोक। सूरज दिखे ना दिखे, मेहनत को तो निकलना ही है। ओह। बाजार का हाल भी कुछ ज्यादा अलग नहीं था। जो जगह आम दिनों में शोर शराबे और ग्राहकों से भरी रहती थी, आज वहां लोग ठंड से बचने के लिए खुद ही गुट्ठर बने हुए थे। फिर भी जिंदगी की मजबूरी थी। जरूरत के आगे सबको झुकना पड़ता है। इसलिए दुकानदार कांपते हाथों से अपनी अपनी दुकानें खोल रहे थे। करतार ने भी एक कोने में अपनी जगह बनाई। वो अभी अपने सामान को ठीक से सजा ही रहा था कि तभी उसका पड़ोसी हरिया, जो गुड़ और शक्कर का धंधा करता था, धुंध की बूंदे चेहरे पर लिए अचानक सामने आ खड़ा हुआ। करतार भाई, आज तो ठंड ने हद ही कर दिए यार। हाँ भाई, हड्डियां टुकड़ा रही हैं। आज सच में ठंड कुछ ज्यादा ही चुभ रही है। आज तुम काफी देर से निकले हो। इतनी ठंड में ये काम आसान नहीं है। तुम अंडे बेचते हो ना, वो कितने नाजुक होते हैं। इतनी घनी धुंध और ठंड में टूटने का डर भी लगा रहता है। हाँ भाई, पर बच्चों के लिए ये करना ही पड़ेगा। अपनी मेहनत पर भरोसा है मुझे। अगर हम जैसे गरीब लोग इस ठंड से डर गए तो फिर गुजारा कैसे होगा भाई। तुम खुद भी तो इतनी ठंड में घर से निकल आए हो। धीरे धीरे करतार के अंडों की ताजगी की चर्चा पूरे बाजार में फैलने लगी। लोग रुकने लगे और देखते ही देखते करतार के सामने भीड़ जमने लगी। करतार कभी किसी को खराब अंडा नहीं देता था, न ही तौल में एक रत्ती की भी कमी करता था। उसकी इसी सच्चाई ने उसे गांव में एक नाम दिला दिया था, ईमानदार करतार। उसी भीड़ में से एक सब्जी वाला शीमू, जो थोड़ी ही दूरी पर बैठा था, करतार के पास आ गया। शीमू भी मेहनती था, लेकिन उसकी फितरत में लालच और डर दोनों का अजीब सा मेल था। करतार भाई, ये अंडे सच में बहुत ताजा लग रहे हैं। छिलका भी साफ है और रंग भी कितना प्राकृतिक है। आज से मैं तुम्हारे ही अंडे लिया करूंगा और अपने ग्राहकों को भी यही बताऊंगा। ईमानदारी की बात ही अलग होती है। धन्यवाद शिमो भाई, आपका ये कहना दिल खुश कर गया। ईमानदारी और मेहनत में जो सुकून है, वो किसी और चीज में कहाँ। सच कहूँ तो करतार, तुम्हारे अंडे देखकर अपनी सब्जी भी मुझे आज कुछ शर्मिंदा सी लग रही है। बस भाई, जब आदमी सच्चाई से काम करता है ना, तो नींद भी चैन से आती है और ऊपर वाले की बरकत भी साथ रहती है। अगर सब्जी में मिलावट ना हो तो ग्राहक खुद ही दोबारा लौट कर आते हैं। करतार की बात शीमू को एक पल के लिए चुभ गई, क्योंकि सच तो ये था कि शीमू कभी कभी सब्जियों पर थोड़ा पानी या हल्का सा रंग लगा लिया करता था। हाँ, तुम्हारी बात दिल को लग तो गई है। बाजार के ठीक बीचों बीच एक भारी सा साया उभरा। ये साया किसी और का नहीं, बल्कि गांव के सबसे ताकतवर और घमंडी आदमी का था, ठाकुर विजय सिंह। ठाकुर का परिवार गांव में सदियों से जमींदार चला आ रहा था। सर्दियों में वो कम ही घर से निकलता था, लेकिन आज किसी जरूरी काम से बाजार आना पड़ा था। उसकी नजर करतार के पास जमी हुई भीड़ पर पड़ गई। करतार की कामयाबी, जो सिर्फ उसकी मेहनत की देन थी, ठाकुर की अकड़ को सीधे जाकर चुभ गई। करतार, एक मामूली सा अंडे बेचने वाला और गांव में इतनी इज्जत। अगर आज इसके नाम की चर्चा बढ़ गई तो कल लोग मेरा नाम क्यों लेंगे। चंदनपुर में पहचान यूं ही नहीं बनाई है मैंने। चंदनपुर में ताकत, इज्जत और रुतबा सिर्फ एक ही आदमी का रहेगा, और वो मैं हूं। करतार की ये ईमानदारी, ये सीधी साधी सूरत सबको मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। ठाकुर को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उसके गांव में कोई छोटा आदमी बिना उसके एहसान के आगे बढ़े। वहीं खड़े खड़े ठाकुर विजय सिंह ने करतार के पतन की योजना बनानी शुरू कर दी। उसके दिमाग में एक ऐसी साजिश आकार लेने लगी जो करतार की मेहनत, उसकी ईमानदारी और सबसे बढ़कर लोगों का भरोसा सब कुछ तबाह कर दे। इसके लिए उसे एक कमजोर मोहरे की जरूरत थी, जिसे आसानी से डराया जा सके।
उसकी नजरें सीधे सब्जी वाले शीमू पर जा टिकी, जो थोड़ी देर पहले करतार से बात करके अपनी जगह लौटा था। ठाकुर हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन फैसला कर लिया, यही है वो कड़ी जो सबसे पहले टूटेगी। बाजार से ठाकुर विजय सिंह तो लौट गया, लेकिन उसकी जलन भरी आंखों में करतार की कामयाबी लगातार धधक रही थी। ये मंजर मेरी आंखों से जाता ही क्यों नहीं? एक मामूली सा अंडे बेचने वाला और इतनी इज्जत। अगर ये आग आज नहीं बुझी तो कल मुझे ही जला डालेगी। उसने ऊंची आवाज में अपने खास, वफादार और अंदर से डरे हुए नौकर को पुकारा। दमो, अरे ओ दमो, किधर मर गया है? तुरंत इधर आ। जी मालिक। अभी इसी वक्त शिम्मो सब्जी वाले को ढूंढ कर ले आ। रात के अंधेरे में, और किसी को जरा भी खबर नहीं होनी चाहिए, समझा? जी मालिक, अभी लाता हूँ। रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। चंदनपुर की झोपड़ियों में दिए बुझ चुके थे। गांव की गलियों में बस ठंडी आंधी की सीटी और कुत्तों के भौंकने की आवाजें थीं। अंधेरा ऐसा था जैसे हर साया कोई साजिश छुपाए बैठा हो। दमू अंधेरे में गांव की तंग गलियों से गुजरता हुआ सीधे शीमू के दरवाजे पर आ रुका। सर्द हवा ने उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ा दी। उसने एक पल इधर उधर देखा, फिर धीरे लेकिन सख्ती से दरवाजा खटखटाया। शिमो, दरवाजा खोल, ठाकुर साहब ने बुलाया है। इस वक्त रात के अंधेरे में? दमो भाई, सब ठीक तो है? दरवाजा चरचराता हुआ खुला। शीमू का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर था। उसने दमू के पीछे फैले अंधेरे को देखा तो दिल जैसे मुंह को आ गया। खैरियत पूछने का वक्त नहीं है, चलो जल्दी। ठाकुर साहब इंतजार नहीं करते। मैंने क्या गलती की है दमो भाई? मैं तो बस अपना ही धंधा करता हूँ। दमू ने कुछ नहीं कहा। दोनों चुपचाप हवेली की ओर बढ़ चले। हर कदम के साथ शीमू का डर और गहरा होता जा रहा था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर शीमू के कदम खुद ब खुद रुक गए। ऊंचे दरवाजे, मोटे खंभे और मशालों की मध्यम रोशनी, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इंसान के सामने नहीं, बल्कि अपने फैसले के सामने खड़ा हो। हे भगवान, ये रात शांति से गुजर जाए। वो ने दरवाजा खोला। अंदर कीमती लकड़ी की कुर्सी पर ठाकुर विजय सिंह पहले से बैठा था, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल शांत, लेकिन आंखों में वही जलता हुआ जहर, हसद। शीमू सिर झुकाए खड़ा था, ऐसे जैसे अपनी ही सांसों की आवाज से डर रहा हो। नजरें जमीन में गड़ी हुई। शीमू, सिर उठाओ। शीमू ने हिचकिचाते हुए धीरे धीरे सिर उठाया। ठाकुर की आंखें सीधे उस पर टिकी थीं, जैसे उसके दिल में छुपा डर तौल रही हो। तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? नहीं मालिक, मैं तो बस अपना छोटा सा धंधा करता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। गलती तो ये है शीमू कि तुमने करतार जैसे मामूली आदमी को सर पर चढ़ा रखा है। और हाथ तो देखो, अब तुम भी उसी से अंडे खरीदने लगे हो। शीमू के होंठ पूरी तरह सूख चुके थे। उसके दिमाग में करतार का सीधा साधा चेहरा घूम गया, बिल्कुल साफ, बिल्कुल बेगुनाह। मालिक, वो तो बस ईमानदारी से अंडे बेचता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर बस यही है कि उसकी ईमानदारी मेरी आंखों में चुभती है। चंदनपुर में इज्जत बांटी नहीं जाती शीमू, ली जाती है। तभी ठाकुर ने मेज पर रखी एक छोटी सी शीशे की तरफ इशारा किया, उसे उठाने का हुक्म। ये जहर सब्जियों में मिलाना है, अंडों में नहीं, समझे? इल्जाम अंडों पर आएगा और करतार सीधे बर्बाद हो जाएगा। बस मुझे करतार का घमंड तोड़ना है और तुम मेरे हथियार बनोगे। ये तो जहर है मालिक, लोग मर भी सकते हैं। या तो वो मरेंगे या फिर तुम्हारी बीवी और बच्चे तबाह हो जाएंगे। फैसला तुम्हारा है। मालिक, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। अच्छा या बुरा तुम तय नहीं करोगे, ये मैं तय करूंगा। शीमू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें पूछा नहीं। वो जानता था यहाँ कमजोरी दिखाना और भी महंगा पड़ सकता है। कल बाजार में तुम्हारी सब्जियां करतार के अंडों के बिल्कुल पास होंगी
आग मैं लगा दूंगा, चिंगारी तुम्हें रखनी है। डर और दबाव के बोझ तले शीमू टूट गया। ये लालच नहीं था, ये सिर्फ जिंदा रहने का डर था। ये मैं क्या करने जा रहा हूँ? भगवान, मुझे माफ कर देना। कांपते हाथों से उसने वो केमिकल उठाया और हवेली से बाहर निकल गया। और इसी तरह उस काली रात में करतार की किस्मत ने चुपचाप एक भयानक करवट ले ली। शीमू सब्जी वाला अजीब सी खामोशी के साथ अपनी टोकरियां उठाए बाजार में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर नींद नहीं थी, सिर्फ बोझ था। आंखें लाल थीं, जैसे पूरी रात किसी एक फैसले से लड़ता रहा हो। हे भगवान, अब भी वक्त है। ये डिब्बा यहीं फेंक दूं, बस एक कदम पीछे हट जाऊं। नहीं, ठाकुर का चेहरा, उसकी धमकी, मेरे बच्चे। नहीं शीमू, आज अगर कमजोर पड़ा तो सब खत्म। शीमू ने अपनी सब्जियों की टोकरी करतार के बिल्कुल पास लगा दी। अरे शिमो, आज तो बहुत सवेरे आ गए। सब्जी बड़ी हरी भरी लग रही है। हाँ, आज माल अच्छा है। वो नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाया, बस हल्का सा सिर हिला दिया। अच्छी बात है भाई, आज तो ग्राहक भी ज्यादा लग रहे हैं। भैया, अंडे भी दे दो और शिमू तुम सब्जी भी तौल दो। जरूर बहन जी, आज के अंडे बिल्कुल ताजा है। बाजार में ग्राहक आने लगे। कोई अंडे उठाता तो साथ में सब्जियां भी ले लेता। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, सिवाय शीमू के दिल के जो जोर जोर से धड़क रहा था। हे भगवान, मैं मजबूर हूँ, बस एक चुटकी, किसी को पता नहीं चलेगा। माफ करना करतार, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं थी। ठाकुर की हिदायत के मुताबिक उसने शीशी खोली और जहर सब्जियों में मिला दिया। हरे पत्तों पर वो जहर दिखाई नहीं दे रहा था। सब्जियां पहले जैसी ही ताजा लग रही थी, लेकिन अब वो जिंदगी नहीं, तबाही बेच रही थी। सब्जी भी ताजा लग रही है। आज तो बाजार में मजा आ गया। बाजार में सूरज पूरी तरह निकल आया, रौनक बढ़ गई और उसी रौनक में चंदनपुर की तबाही चुपचाप बिक रही थी। दोपहर का सूरज बाजार पर चढ़ाया। लोग खरीदारी करके अपने अपने घर लौटने लगे। किसी को खबर नहीं थी कि वो अपने साथ बीमारी की एक चिंगारी ले जा रहे हैं। सबसे पहले गांव के कोने में रहने वाली एक बूढ़ी औरत की चीख सुनाई दी। उसका पेट तेज मरोड़ खाने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हाय भगवान, मेरे पेट में आग लग गई है। अम्मा, क्या हुआ? क्या खाया था? बाजार से अंडे और सब्जी लेकर आई थी, वही मैंने खाए हैं। घर वाले घबरा गए। किसी ने पानी पिलाया, किसी ने हकीम को बुलाने की बात की, लेकिन दर्द बढ़ता ही चला गया। उल्टियां शुरू हो गईं। उसी तरह थोड़ी ही देर में एक और घर से शोर उठा, फिर एक और। पूरे चंदनपुर में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। मैंने करतार के अंडे खाए थे। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। अरे मेरे घर में भी यही हाल है। हाँ, मैंने भी वही अंडे लिए थे। ये एक ही दिन में सबको क्या हो रहा है? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे अंडे तो आज ही के हैं। मैं कभी खराब माल नहीं बेचता। तो फिर लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? जो खाया वो तुम्हारे ठेले से लिया। और उसी भीड़ के बीच शीमू खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें शर्म और डर से झुकी हुई थीं। हे भगवान, ये सब मेरी वजह से है। मैंने सब्जी में जहर मिलाया था। पुलिस को बुलाओ, आज सच सामने आना चाहिए। बाजार का शोर अब चीख पुकार में बदल चुका था। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। मेरे बच्चे को देखो करतार, सुबह से तड़प रहा है वो, सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बोलो, ये सब किसकी वजह से हुआ? करतार के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसने बीमार बच्चे की ओर देखा, आंखें भर आईं, लेकिन आवाज अब भी मजबूत थी। बहन, भगवान की कसम, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। अगर मेरे अंडों में जरा सा भी जहर होता तो सबसे पहले मेरे अपने बच्चे बीमार पड़ते। उसी पल बाजार के एक कोने से एक और कराहने की आवाज आई। एक नौजवान जमीन पर गिर पड़ा, मुंह से झाग निकल रही थी। अरे, ये तो मर जाएगा, कोई डॉक्टर को बुलाओ। उसी भीड़ में शीमू एक खंबे के पीछे खड़ा कांप रहा था। उसकी पेशानी से पसीना टपक रहा था। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मैं तो बस अपनी जान बचाना चाहता था। तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई और उसी पल शीमू के दिल में एक जंग छिड़ गई। खामोश रहे और एक बेगुनाह तबाह हो जाए, या सच बोल दे और खुद मिट जाए। मैं क्या करूं? चंदनपुर की तकदीर अब एक डरते हुए सब्जी वाले के जमीर पर टिकी थी।
पुलिस वाला लाठी थामे आगे बढ़ा। उसकी नजर पहले बीमार लोगों पर गई, फिर सीधी करतार पर टिक गई। ये यहाँ क्या हो रहा है? इतना हंगामा क्यों है? साहब, अंडों में जहर है, लोग मर रहे हैं। ये सुनते ही शीमू के कानों में सीटी सी बजने लगी। जहर, ये शब्द उसके जमीर को चीर गया। करतार ने एक कदम आगे बढ़कर खुद को पुलिस के सामने पेश कर दिया। साहब, अगर कसूरवार मैं हूं तो मुझे पकड़ लीजिए, लेकिन पहले बीमारों को अस्पताल पहुंचने दीजिए। जान सबसे कीमती होती है। ये देखकर कई लोगों के चेहरे झुक गए, लेकिन शीमू अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ कांपने लगे, पसीना आंखों में उतर आया। रुको, बस रुको, जहर अंडों में नहीं है। बाजार में ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने वक्त को थाम लिया हो। ये क्या कह रहे हो तुम? साफ साफ बोलो। जहर मेरी सब्जियों में था, मैंने ही मिलाया था। क्या? तो करतार बेगुनाह था। मुझे धमकी दी गई थी ठाकुर विजय सिंह ने, उसी ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। ये नाम सुनते ही बाजार में सरगोशियां फैल गईं। ठाकुर? करतार की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं, सच सामने आने के। मुझे पता था, मैं कभी खराब माल नहीं बेच सकता। ये बयान तुम्हें थाने में दोहराना होगा, और अगर तुम सच बोल रहे हो तो ये साजिश बहुत बड़ी है। करतार ने बिना एक पल गवाए लोगों को पास के गांव के अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम कर दिया। उस गांव में एक सम्मानित और अनुभवी डॉक्टर थे, डॉक्टर वर्मा। करतार खुद मरीजों को एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल ले गया। इसी दौरान शीमू गायब हो चुका था। ठाकुर के डर से वो अपने घर में छुपा बैठा था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर वर्मा ने हालात का तुरंत जायजा लिया। डॉक्टर वर्मा ने करतार से जो कहा, उसे सुनकर करतार का सिर शर्म से झुक गया। ये फूड पॉइजनिंग है और काफी गंभीर है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से नहीं है, इनके शरीर पर किसी तेज केमिकल का असर है। शायद अंडों या किसी और खाने की चीज में कुछ मिलाया गया है। तुरंत इनके पेट साफ करने की प्रक्रिया शुरू करो। डॉक्टर ने अंडों का जिक्र किया था। करतार चुपचाप घर लौट आया और अपनी पत्नी सीता के पास बैठ गया। बाहर क्या हो रहा है सीता सब जान चुकी थी। करतार, ये सब कैसे हो गया? हमारी मेहनत, हमारी सारी जमा पूंजी, क्या ठाकुर ने कोई... नहीं, मैं ये मान ही नहीं सकते। हमारी मेहनत यूं ही बर्बाद हो जाएगी। ये लोग हमें क्या समझेंगे? सीता, तुम ये बात मत भूलना कि सब्र और ईमानदारी से सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर हमने कोई गलत काम नहीं किया है तो सच्चाई ज्यादा देर छुप नहीं सकती। हमें हिम्मत नहीं हारनी है। ये एक साजिश है। मुझे पूरा यकीन है कि ये साजिश है, और इस साजिश के पीछे जो चेहरा छुपा है, मैं उसे बेनकाब करूंगा। हमें साबित करना है कि करतार ने ये जुर्म नहीं किया। हालात की गंभीरता को देखते हुए गांव के सरपंच रामलाल ने तुरंत पंचायत बुला ली। रामलाल नेक दिल थे, लेकिन बेहद सतर्क भी। उनके लिए ये मानना आसान नहीं था कि जिस करतार की ईमानदारी की वो कसम खाते थे, वो इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता है। करतार, बाहर आओ। मैं सरपंच रामलाल हूँ। जी सरपंच जी। कल हमने पंचायत रखी है, तुम कल पंचायत में आना अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। जांच की शुरुआत सरपंच रामलाल की निगरानी में हुई। पंचायत की पहली बैठक में डॉक्टर वर्मा को बुलाया गया। रामलाल जी, मैं पुष्टि करता हूं कि मरीजों को गंभीर फूड पॉइजनिंग हुई है, लेकिन ये सड़े हुए अंडों की वजह से नहीं है। मरीजों के शरीर में एक खास पेस्टिसाइड केमिकल के कण मिले हैं। मैंने वो केमिकल लैब में भेज दिया है, रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। ये केमिकल जानबूझकर बहुत कम मात्रा में किसी खाने की चीज में मिलाया गया था। डॉक्टर साहब, क्या ये अंडों में हो सकता है? हो सकता है, लेकिन ये केमिकल पानी में घुलने की खासियत रखता है। अंडों में इसे सीधे मिलाना मुश्किल है। इसे किसी ऐसी चीज में मिलाया गया होगा जो ताजा हो और जिसे लोग कच्चा या कम पकाकर खाते हों, जैसे कोई सब्जी। हर बीमार आदमी ने करतार से अंडे खरीदे थे, लेकिन लगभग सभी ने उसके पास बैठे सब्जी वाले शीमू से भी सब्जियां ली थीं। पंचायत में ठाकुर विजय सिंह खामोशी से बैठा था, लेकिन उसके अंदर डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो समझ चुका था डॉक्टर का इशारा किस दिशा में जा रहा है।
सरपंच ने शीमू को तुरंत बुलाने का हुक्म दिया। 2 आदमी शीमू के घर पहुंचे, लेकिन वो वहां नहीं था। डर के मारे वो अपने एक दूर के रिश्तेदार के गांव भाग चुका था। कई घंटों की तलाश के बाद सरपंच के आदमियों ने उसे एक सुनसान खेत में छुपा हुआ पकड़ लिया और शीमू को पंचायत के सामने लाकर खड़ा कर दिया। शीमू का चेहरा डर और शर्म से पूरी तरह टूट चुका था। वो ठाकुर की तरफ नजर उठाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। शिमो, हम जानते हैं कि तुमने करतार से अंडे खरीदे थे और वही सब्जियां भी बेची थीं जिनमें जहर मिला था। सच बताओ, क्या करतार ने तुम्हें ये सब करने पर मजबूर किया था? मुझे माफ कर दो। मुझे जिंदगी की भीख दे दो। करतार भाई, इनका कोई कसूर नहीं है। वो सबसे ईमानदार आदमी है। मेरा कसूर है। मैंने ही ये गुनाह किया है। करतार भाई। शीमो भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों? तुम तो मेरे दोस्त थे। तुमने ये सब क्यों किया? मैं लालची नहीं था। मैं मजबूर था। ये सब ठाकुर विजय सिंह ने करवाया है। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसका हुक्म नहीं माना तो वो मेरे बच्चों को गांव से निकाल देगा और मेरा सब कुछ छीन लेगा। उसने मुझे एक केमिकल का डिब्बा दिया और कहा कि उसे सब्जियों में मिलाकर आपके अंडों के पास रख दूं ताकि इल्जाम आप पर आए। ठाकुर की अकड़ अब टूट चुकी थी। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। आंखों में हसद और घमंड की आग बुझ चुकी थी। अब वहां सिर्फ पछतावे की राख बची थी। झूठ है। ये गरीब आदमी है। लालच में आकर मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मैं चंदनपुर का ठाकुर हूं। मेरी इज्जत मैं... चुप रहो विजय सिंह। शिमो की बातों में सच्चाई लगती है। आज तुमने सिर्फ एक आदमी की इज्जत पर हाथ नहीं डाला, तुमने पूरे गांव की सेहत को खतरे में डाला है और करतार की ईमानदारी को जहरीला बनाने की कोशिश की है। क्यों? मैंने जलन और घमंड में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक गरीब मजदूर अपनी मेहनत और ईमानदारी से इतना आगे निकल जाए कि उसकी पहचान मुझसे बड़ी हो जाए। मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। मैंने एक जालिम और बेहद घटिया काम किया। मुझे माफ कर दिया जाए। पंचायत में लंबी चर्चा के बाद दलीलों और सबूतों की रोशनी में फैसला साफ हो गया। करतार की ईमानदारी को सबने स्वीकार किया और ठाकुर विजय सिंह को अपने गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ी। चंदनपुर गांव में फिर से अमन और सच्चाई कायम करने के लिए ये फैसला लिया जाता है, ठाकुर विजय सिंह, तुमने अपनी इज्जत और ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। तुमने न सिर्फ गांव को धोखा दिया बल्कि करतार की मेहनत को बदनाम करने की कोशिश की। इस जुर्म की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। ठाकुर विजय सिंह तुरंत सभी बीमार लोगों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगा। इस दौरान करतार को हुए पूरे व्यापारिक नुकसान की भरपाई करेगा और उसकी झोपड़ी को एक मजबूत पक्के मकान में बदलवाएगा। शिमो को इस जुर्म में शामिल होने की सजा दी जाएगी, लेकिन चूंकि उसने ठाकुर की साजिश का पर्दाफाश किया है, इसलिए उसकी सजा कम करते हुए उसे 5 महीने तक गांव की भलाई के लिए मजदूरी करने का आदेश दिया जाता है। ठाकुर विजय सिंह को सबके सामने करतार से और पूरे गांव से माफी मांगनी होगी। गांव में एक बार फिर सुकून लौट आया। ठाकुर ने शर्मिंदगी के साथ सारी सजाएं कबूल की। उसने करतार को मुआवजा दिया और उसके लिए एक पक्का घर बनवाने का काम शुरू करवाया। चंदनपुर में सर्दियों के बाद बसंत आ गया। कोहरे की मोटी चादर हट चुकी थी और सूरज की सुनहरी किरणें मिट्टी को चूम रही थीं। खेत हरे भरे थे और दिल खुशी से भरे हुए। करतार और उसका परिवार अब एक पक्के रोशन घर में रहते थे, जो उसकी ईमानदारी की एक जिंदा मिसाल था। उसका कारोबार अब मजबूत था और उसकी कहानी पूरे चंदनपुर के लिए एक सबक बन चुकी थी।